यूपी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2021 का पेपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 2021 के पेपर में किस चैप्टर ने कितने क्वेश्चन कवरेज किए, ये भी जानकारी हमें मिल जाएगी इस पूरी वीडियो से। 2021 के पेपर में कितने टफ क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन इजी थे, ये जानकारी भी ये पेपर हमें देगा। यानी कि हम पूरा एनालिसिस करेंगे 2021 के पेपर पर, आखिरकार ये पेपर टफनेस क्या दिखाता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनेगी हमारी 2021 के पेपर पर, ये बहुत बड़ी रिसर्च। तो आइए हम लोग बात करते हैं उसके बाद पेपर का। हम आपको बहुत कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी और आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनेंगी। तो हम लोग आ जाते हैं अब अपनी इस वीडियो पर और जानकारी आपको दूंगा कि आखिरकार हम लोगों ने 2021 का जो पेपर है वो आखिरकार किस तरीके से डिस्कशन करना। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये पेपर जो है वो आपको यहाँ पर मार्किंग भी रिप्रेजेंट करता हुआ चल रहा हूँ और आपको समझाता हुआ भी चल रहा हूँ कि पेपर की क्या कंडीशंस हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और मिनिमाइज़ करने के बाद आपको एक प्रॉपर तरीके से ये पेपर दिखाई भी देगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए ठीक है। अब यानी कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम इस पेपर की बात करें तो आपको नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पर कि इस पेपर में, चलिए ये मेरा मार्किंग ले लूँ बस, ठीक। इस पेपर में आपको समय पूरा 2 घंटे दिया गया था उस समय। इस पेपर में पूरा समय आपको 2 घंटे दिया गया था। एक बात आपको बता दूं और दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि इस पेपर के अंदर और जो ख़ास बात थी वो क्या थी, वो ये थी कि इसका लेवल अपना अलग था। ये लेवल तो लिख के आएगा नहीं, टाइम भी आप जान लीजिए। जिन लोगों को जानकारी नहीं वो लोग ये भी समझ लें कि आखिरकार पेपर में जो एक क्वेश्चन कितने का था। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं तो 425 नंबर थे, यानी कि 3 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर देता हूं तो 3.4 गुणे 125 अगर आप करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेटर मेरे पास में है, 425 ही आएगा। बिल्कुल कोई फॉरवर्ड नहीं, यानी कि अगर मन में आपके चलता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है तो ये सॉल्यूशन भी आपको मैं दिखाई देता हूँ। देखिएगा कैलकुलेशन भी चेक कर ले रहा हूँ हाथ के हाथ, जिससे कि आपके मन में न डाउट रह जाए कि सर क्वेश्चन कितना था। 3.4 गुणे 125, तो ये 425 आ जाता है, जिसमें 425 नंबर का ये कंडीशन बन जाती है और रिमेनिंग आपका फिर हो जाता है इंटरव्यू। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ख़ास बात आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यूपी पीजीटी में अभी तक नहीं थी और आने वाले एग्जामिनेशन के जो नोटिफिकेशन है नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर भी नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 2021 के पेपर में, ये बात आप जानिए। 21 से पहले यानी यूपी पीजीटी में तो नहीं थी, ये बात भी क्लियर है। यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन में नहीं थी, यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 2021 के, इससे पहले भी कभी नहीं थी, ये बात भी आप जानिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक एक करके पूरा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। देखिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस का दावा आपने किया था। मैं आपको सबसे पहले ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी, इसलिए बेफिक्र रहिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भाई गैसियस द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये क्वेश्चन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन एस ब्लॉक का था। ये क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एस ब्लॉक का था। आंसर भी एन सर्किल किए गए हैं। फिलहाल अभी आंसर पर बात नहीं होगी, पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था। तो एस ब्लॉक से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे गया है, द इक्वेशन दैट वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एस ब्लॉक में ही पढ़ी जाती है, जिसमें हाइड्रोजन के टॉपिक में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने डिट्टो बताया था, लोगों को पढ़ाया था क्वेश्चन, तो ये आ गया आपका पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से। तो अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का ये क्वेश्चन था। मैं आपको टॉपिक वाइज बताता चल रहा हूँ, पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब आप नोट कर लीजिए, अपना पन्ना निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एस ब्लॉक का हो गया, यानी कि अगर मैं बात करना चाहूँ, मैं अपने पास भी नोट करना चाहूँ तो मैं नोट कर सकता हूँ कि एस ब्लॉक का क्वेश्चन मैं अपने पास भी डाटा नोट करता चल रहा हूँ, जिससे कि अगर आप कहोगे तो कलेक्टिवली डाटा भी मैं आपको बता पाऊँगा। यानी एस ब्लॉक से क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एस ब्लॉक से हमारा 1 हो गया, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाता है पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से। अब ऐसे डाटा भी मेरे पास में कलेक्ट हो जाएगा, मैं 2 काम करता चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बॉन्ड एंथैल्पी इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आंसर हैस लॉ था, ये ठीक है, ये तो बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ तो क्वेश्चन ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो भी आपसे मैं बात कर लेता हूँ। 1 मिनट का आप समय दीजिए मात्र। तो यहाँ पर ये थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन है, तो मैं इसे भी नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स यानी कि एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का नंबर डालता हूँ तो क्वेश्चन का नंबर हो जाता है आपका 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो थर्मोडायनामिक्स से था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्मोडायनामिक्स। तो इस तरीके से मैं आपको टोटल आज व्यू बता दूंगा कि आखिरकार किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने। तो थर्मोडायनेमिक्स से अभी तक एक क्वेश्चन बना है। और ये देखिए एस ब्लॉक का फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, जो फजान रूल को बता रहा था। यानी फजान रूल आपका क्या था, फजान रूल मैंने पढ़ाया भी था अभी। अमंग द फॉलोइंग क्लोराइड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अमंग द फॉलोइंग क्लोराइड्स ऑफ द अर्थ मेटल गिवन बिलो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज पर द फजान रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। MgCl2 इसमें आंसर था, ऊपर से नीचे, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो यहाँ पर पता है कि मैग्नीशियम का ही साइज़ सबसे छोटा होता है, कैटायन का साइज़ सबसे छोटा होगा। तो यही फिलहाल अभी मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि ये एस ब्लॉक का है, तो यहाँ पर मैं एस ब्लॉक। अब अभी तक आप नोट कर पा रहे हो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 4 की भी बात कर लेता हूँ तो 4 भी नोट कर लेता हूँ। तो 4th क्वेश्चन जो है ये भी आपका हो गया, किससे हो गया, ये हो गया आपका एस ब्लॉक से। तो 2 क्वेश्चन अभी तक एस ब्लॉक में चले गए हैं, ये भी बात नोट करिएगा। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये हमेशा क्वेश्चन, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये वो पेपर है जहाँ पर आपने नोट किया था कि जिसका कट ऑफ की मैं बात कर रहा था, कट ऑफ 85 गिरी थी, आपको ये भी अच्छे से पता होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर यूनिट भी, लेकिन इन्होंने यूनिट को खेलने के लिए, यानी कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए DM³ की वैल्यू में यूनिट दे दी थी, जबकि आपकी मोल पर लीटर को इन्होंने DM³ का यूज़ किया था। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर गलती होने के चांस आ जाएंगे। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी, है ना। लीटर को इन्होंने DM³ यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन आपका, अगर आपको याद होना चाहिए तो केमिकल काइनेटिक्स से था। तो मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि अगर मैं लिख पाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूँ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स से हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ था, ये एक्चुअली में अगर आपने याद किया हो तो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने पढ़ाए हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स से था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को नोट करिए। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट टॉपिक लिखता हूँ, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर लिखता हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट में आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। तो अभी तक जो डिटेल आई है वो ये कह रही कि एस ब्लॉक में क्या था, पॉलीन्यूक्लियर, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ से क्वेश्चन का नंबर भी अभी आपको बताऊंगा, टोटल कलेक्शन भी आप नोट करते जा रहे होंगे। और इसके बाद ये आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ इसको हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो यहाँ पर नोट कर लेता हूँ हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी था। और ये SNI रिएक्शन थी, अगर नोट कर पा रहे हो तो SNI इंटरमोलिकुलर रिएक्शन थी SNI की। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। तो मैं इस पर भी नोट करता चल रहा हूँ, इधर रख देता हूँ तो आसान रहेगा मेरे लिए भी फटाक से।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन नोट करता हूँ एंड हेलो एरीन नोट करता हूँ, हेलो एरीन। तो ये बात आप बिल्कुल नोट करते चले जाइए, तो आपको टोटल आज आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी। इस क्वेश्चन को देखिए, विच वन इज़ नॉट, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन के साथ अगर मैं ये कह पाऊँ कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म का भी क्वेश्चन था तो शायद कोई बुराई नहीं होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन भी रिएक्शन मैकेनिज्म का ही बोला जाएगा। रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म से भी इसे आप नोट कर पाएंगे। तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ तो रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मिला है, ठीक है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर वही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पूछा था। और न्यूक्लियोफाइल आपको पता ही, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो ये गैसियस स्टेट का क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पर गैसियस स्टेट को नोट कर पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी गैसियस स्टेट का था। और अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ पर मैं गैसियस स्टेट लिखे दे रहा हूँ, गैसियस स्टेट। तो चैप्टर वाइज अभी आपको फुल ऑपरेशन समझाऊंगा कि आखिरकार क्या कंडीशंस थी। मैं बताने की कोशिश आपको डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जानकारी रहे, आपको लगभग जो मन में डाउट था वो भी आज क्लियर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज यूज टू एक्सप्लेन द होमोजीनियस कैटालिसिस, यानी कि ये टॉपिक कैटालिसिस था, और कैटालिसिस केमिकल काइनेटिक्स के साथ में दिया है, तो कैटालिसिस से क्वेश्चन नंबर 10 था। तो यहाँ पर कैटालिसिस लिख देता हूँ, और कैटालिसिस से क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है मैंने। नोट कर रहा हूँ और पूरी डिटेल आपको बताऊँगा थोड़ी देर। आप वीडियो में अगर बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी आपके लिए। गैसेस स्टेट से क्वेश्चन नंबर 11 भी आ गया, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ये गैसियस स्टेट का है, और गैसियस स्टेट से अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। गैसियस स्टेट को अगर नोट कर पा रहे हो तो 2 क्वेश्चन जाएंगे। आपको ये जरूर पता लग जाएगा किस चैप्टर से कितना आया था। 2021 के पेपर का फुल एनालिसिस आपको करके बताता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली, कौन बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म से मैं बात करूंगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन था। देखो मैंने हमेशा कहा है रिएक्शन मैकेनिज्म कम से कम 10 क्वेश्चन पहुंचा देगा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आंसर भी मैं अगले पेपर में डिस्कशन करूंगा। जब आंसर डिस्कशन करूंगा तो ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। वाई द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीजेज द रेट ऑफ द क्लोरिनेशन ऑफ द मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म से भी आप क्वेश्चन बोल सकते हो, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एल्केन से भी बोला जा सकता है। तो मैं एल्केन को उठाता हूँ, इसमें मैं एल्केन बोलूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट, हर चैप्टर की अपनी एक रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर एल्केन को अगर ध्यान दिया जाए कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज द रेट ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ द मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसको मुझे लगता है कि बेटर होगा कि आप इसे एल्केन सीरीज़ में ले जाइए। एल्केन में ले जाइए तो फिर हमें ये भी क्लासिफिकेशन भी पता लग जाएगा कि आखिरकार किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस बन रहा है और किस लेवल का बन रहा है, ये तरीका भी हमें पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। नाइट्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग को फैक्टर। देखो लोगों ने कहा था ना एंजाइम तो सर सिलेबस ही में नहीं है, मुझे फ़ोन करते हैं सर एंजाइम सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन साफ रखा हुआ है, एंजाइम से क्वेश्चन नंबर 1 आया, और अधिकतर इसी तरीके का आता है। क्वेश्चन नंबर ये 14 था, और ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका एंजाइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिसे मैं कागज पर नोट भी कर रहा हूँ इस समय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टार्टरिक एसिड, अमीनो एसिड। ये एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं भी ध्यान देना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब पढ़नी चाहिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज। जैसे यहीं पर आ जाता अल्टरनेशन इफेक्ट आ जाता है, तो ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है। द एसिड बेस कंसेप्ट इन्वॉल्विंग द मोल्टन कंडीशन, तो आपको लक्स फ्लड का नाम मैंने पढ़ाया अभी तक, अगर आपको नोट है तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम, अगर मैं क्वेश्चन टॉपिक देता हूं तो इसको मैं आयनिक इक्विलिब्रियम से जोड़ूंगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम सेकंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैं नोट करता चल रहा हूँ
ये हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से। आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नंबर 16 आपका सामने रखा गया है। अब आगे चलते जाइए, देखिए आपको हर टॉपिक से जुड़ी हुई बातें, ये जो क्वेश्चन आया है द अबव मेंशन्ड रिएक्शन, ये रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन है, तो मतलब ये रिएक्शन मैकेनिज्म से कहिए या फिर नेम रिएक्शन एक टॉपिक बोल सकते हो आप। रिएक्शन मैकेनिज्म में ही नेम रिएक्शन मेरे हिसाब से बोलिए और रिएक्शन मैकेनिज्म में इसे ले जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है और रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि नेम रिएक्शन भी आपको इसी अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। जैसे लोग कुछ कहते हैं अरे यार अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, तो अनुसार आपको बिल्कुल ऐसी बातें नहीं बताएंगे जिससे आपका नुकसान हो। अनुसार आपको वो बातें बताएंगे जिससे कि आपको हमेशा इम्पोर्टेंस पता लगती रहे कि आखिरकार एग्जामिनेशन कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये भी जानिए कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी कि ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन गया, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन गया। और कार्बोहाइड्रेट में आपको ध्यान देना चाहिए, अभी तक एक क्वेश्चन नंबर 6 भी आया था और क्वेश्चन नंबर 18 भी कार्बोहाइड्रेट में चला गया प्रोटीन के पार्ट से। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी। अब अगर इसे देखोगे, फॉर ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, और थर्मोडायनामिक्स से अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी था, क्वेश्चन नंबर 19 भी आ गया। फुल एनालिसिस करवा दूंगा आपको पूरे टॉपिक की, और आखिर में आपसे बात करूंगा, तो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट बनेगी। अभी इनके क्वेश्चंस भी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, वहीं पर पीडीएफ अब पढ़ना शुरू होंगी। यहाँ पर पीडीएफ का लिंक देने से बहुत सारे लोगों को पीडीएफ नहीं पहुँच पाती है, इसलिए यहीं पर लिंक ना दे करके सीधी डायरेक्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर अब अवेलेबल कराऊंगा। The work done in dissolving the 1 mole of the zinc in the aqueous solution of the HCl in open beaker। तो अब ये भी अगर आप लेते हो तो ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी थर्मोडायनामिक्स से चला जाता है। तो यहाँ पर मैं थर्मो लिख देता हूँ। अब थर्मो की गिनती जो है क्वेश्चन नंबर 20 भी थर्मोडायनामिक्स से आ गई, यानी कि देखिए कितने इंपॉर्टेंट जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स से। अब तक 3, 19 और 20 यानी टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, द टेम्परेचर अब विच आर रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैसियस स्टेट से क्वेश्चन नंबर 21 और बढ़ गया। तो जो मेरी एनालिसिस है वो भी आपको परफेक्ट दिखाई देगी। अभी आपने देखिए मैंने आप पोस्टमार्टम किया था पेपर का, वो एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा। CV फॉर द CO2 एट रूम टेम्परेचर किससे आया, खुद साफ दिखाई दे रहा है। ये भी क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से चला गया। थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन नंबर 22 भी गया, और अब आपकी गिनती थर्मोडायनामिक्स से 4 क्वेश्चन की हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है आज का ये डिसीजन। इफ़ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साफ बता रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन गया है ये, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख देता हूँ, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 23 इम्पॉर्टेंट है। मैं इन सब क्वेश्चन के आंसर भी हालांकि लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ में डिस्कशन करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन आज मौका है जानने का कि आखिरकार इसकी एनालिसिस होनी क्या चाहिए और क्यों पेपर अगली तैयारी क्या होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर पी क्या है, तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये एस्टर से भी क्वेश्चन है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी क्वेश्चन है। तो मैं अगर इसको कहाँ ले जाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसे एल्कोहल में ले जाने की कोशिश इसलिए करूँगा क्योंकि एल्कोहल की प्रिपरेशन ये बन सकती है। तो यहाँ पर मैं एल्कोहल से इस क्वेश्चन को जोड़ूंगा और एल्कोहल की प्रिपरेशन से जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल के ही कंपाउंड बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 को आप एल्कोहल में ले जाइए और स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाइए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप हल्के में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एल्कोहल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताऊंगा कि इसको आखिरकार एल्कोहल से जोड़िए। इसके बाद आ जाइए हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म द बेंजल्डिहाइड, यानी कि अब एल्डिहाइड कीटोन से भी क्वेश्चन मिला हमें एक बहुत देर बाद। एल्डिहाइड कीटोन से अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 25 मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 25 दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ा हुआ।
इसके बाद चलते हैं सेलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन क्वांटम यील्ड, यानी फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर, ये देखिए फोटोकेमिस्ट्री से, और ये सब बातें मैंने पढ़ाई भी हैं पिछली वीडियोस में, देखिए ये सब बातें पढ़ाई हैं। 26वां क्वेश्चन फोटोकेमिस्ट्री से चला है। और इसी तरीके से फिर देखिए आगे क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, अब आप बता सकते हैं कि कंडक्टेंस पूछा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, फिर बढ़ गया क्वेश्चन नंबर 27। तो अभी तक आपने लगातार देख रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन भी की गई है और ये कैलकुलेशन हमारे द्वारा ही की गई है, और ये सब पूरी कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा आगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत था। नॉर्मल क्वेश्चन था और ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन था। यहाँ पर एस ब्लॉक का पहला ही क्वेश्चन धाड़ हुआ था, और यहाँ पर एस ब्लॉक की गिनती अब 28 में चली गई, यानी क्वेश्चन नंबर 28वां भी एस ब्लॉक का ही था, और इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरीज में डालिए। यहाँ पर नहीं लिखा, इसको भी अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को आप जो है वो फोटोकेमिस्ट्री से जोड़िए, फोटोकेमिस्ट्री से जोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो आप बेंजल्डिहाइड से जोड़िए, बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड से जोड़िए, आप इसे एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक से आप इसे जोड़ेंगे। इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एस ब्लॉक का हो ही गया। इसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड टू रिमेन द लेफ्ट साइड, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड टू रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पर मेन बात ये होती है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, किस लेवल को इसने छुआ। देखो लेवल तो इसका बहुत हाई था, अगर मैं कहूँ तो ये MSc लेवल पे क्वेश्चन गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि रिएक्शंस जो आप पढ़ते हो 12th क्लास में उससे तो ये नहीं था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये गया, लेकिन ये प्रिंसिपल इसमें कौन सा अप्लाई किया गया, प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड टू रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड, ये ली चैटेलियर को फॉलो करके, ली चैटेलियर फॉलो किया गया, और साथ ही साथ इसके अंदर कैटायन के पॉजिटिव की कंडीशन, कैटायंस की, मतलब अगर कैटायंस के साइज पर भी कहीं ना कहीं निर्भर कर रहा था, तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फजान रूल भी इसमें अप्लाई किया गया। तो मैं इसको ये करता हूँ कि लीचेटल यानी आयनिक इक्विलिब्रियम से जोड़ूंगा, इसको आयनिक इक्विलिब्रियम से जोड़ करके, और साथ ही में इसे मैं बोलूँगा कि ये एलिमेंट पर पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसे आप आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ले जा सकते हो, पीरियोडिक टेबल में भी ले जा सकते हो। फिलहाल इसको आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जोड़िए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेस्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 29। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में चले आइए। 30 में आने के बाद जो है, द मोस्ट सुइटेबल एल्कली मेटल लो टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द हाईली प्योर आर्गन गैस, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन भी एस ब्लॉक, अब देखिए एस ब्लॉक से क्वेश्चन का नंबर बढ़ चुका है, क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा हो चुका है एस ब्लॉक से, तो कौन से पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, ये सब बातें आज की वीडियो से पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ द CRO बॉन्ड इन क्रोमियम, ये आ गया आपका डी ब्लॉक से, ये क्वेश्चन CRO बॉन्ड, ये 31वां क्वेश्चन जो है वो डी ब्लॉक से है। डी एंड एफ ब्लॉक में हेडिंग बना लेता हूँ, डी और एफ ब्लॉक से क्वेश्चन नंबर 31वां था। ठीक, आपके सामने इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ, ये काम तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन कम से कम आपके सामने डिस्कशन होगा तो ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर, ये कोलाइडल सॉल्यूशन से था, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन अगर टॉपिक लिख लेता हूँ या कोलॉइड, तो कोलाइड से क्वेश्चन नंबर 32 में लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कोलाइड से है। तो यहाँ पर मैं जरा अपनी किताबें सही कर लूँ, 32 से, क्वेश्चन नंबर 32 कोलाइड से हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, चलो ऊपर थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये आपका डी ब्लॉक से हो गया, डी एंड एफ, या ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट से क्वेश्चन था। इसके बाद चलते रहिए आप, इसके बाद चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर, ये कोलाइडल सॉल्यूशन से हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन से हो गया, है ना। इसके बाद रिएक्शन ऑफ द एसीटोन, अब देखो एल्डिहाइड कीटोन से भी चला गया क्वेश्चन, तो एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन नंबर आपका 33 हो गया, तो एल्डिहाइड कीटोन से 33वां क्वेश्चन भी मैंने बढ़ा दिया, है ना। इसके बाद चले
देखिए क्वेश्चन की सीरीज़ आपको बहुत ही परफेक्ट पता लग जाएगी। ये क्वेश्चन बेंजीन से था, सिंपली ये बेंजीन्स, और जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड को अगर मैं नोट करते हूँ तो बेंजीन की जगह मैं एरोमेटिक कंपाउंड नोट कर लेता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने अलग से पढ़ाए थे, वो एरोमेटिक कंपाउंड का 34th क्वेश्चन मैं नोट किए दे रहा हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन द अबव रिएक्शन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 किसकी तरह HNO3, अब लगता तो एसिड है, आंसर लोग एसिड लगा के आएंगे, लेकिन ना ये एज ए बेस की तरह काम कर रहा था। कुछ लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट भी लगाया ना, ये एक्चुअल में एज ए बेस काम कर रहा था। और ये बेस किस तरीके से काम कर रहा था इस बात को भी मैंने बताया था कि दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये बेस की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। जिसने भी लगाया था आंसर तो उसको सही किया गया है। ये क्वेश्चन अगर देखो तो ये एक्चुअल में मैं अगर इसे बोलूँ तो ये एरोमेटिक के डेरिवेटिव से हैं, उनसे क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं 35वें क्वेश्चन को भी यहीं पर कंसीडर किए ले रहा हूँ। और इसमें भी मुझे लगता है कि ये एरोमेटिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंपल सी बात है कि एरोमेटिक का ही क्वेश्चन है, और एरोमेटिक में हमेशा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अलग कर देता हूँ, अलग करके पढ़ाता ही हूँ। ये भी क्वेश्चन जो है वो एरोमेटिक में ही नोट करिए, आप एरोमेटिक में ही नोट करिए, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स 36वां क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स से चला गया। तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने नोट कर रखा है 36वां क्वेश्चन। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 चली गई है थर्मोडायनेमिक्स से। भाई साहब देखिए कहाँ कितना जोर लगाना है हमें। कोलिजन थ्योरी ऑफ द रेट, ये भी आपका क्वेश्चन कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी जो है वो आपकी केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ जाती है, और केमिकल काइनेटिक्स मैंने लिख रखा है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 37वां भी चला गया है केमिकल काइनेटिक्स से। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये एनालिसिस पेपर पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन एनालिसिस अगर हो जाती है तो फिर ये क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर कितनी मेहनत चाहता है। द पेयर ऑफ द आयंस दैट मोस्ट कॉमन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये DF ब्लॉक का है, तो मैं 38 वाले को DF ब्लॉक में जोड़ूंगा क्वेश्चन को, ये बात ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए हेट्रोसाइक्लिक से बहुत देर बाद क्वेश्चन मिला है। चीची बाविन रिएक्शन मैंने इंपॉर्टेंट भी बताई थी और आई भी है, तो यहाँ पर मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिख देता हूँ, हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक से क्वेश्चन नंबर 39 चला जा रहा है। हेट्रोसाइक्लिक से क्वेश्चन नंबर 39 जा रहा है, ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो चल रही है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई द कॉम्प्लेक्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ले जाता हूँ, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डाल देता हूँ। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, क्वेश्चन नंबर 40। तो आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पे क्या है, द इंटरमीडिएट फॉर्म। अरे यार ट्रिप्टिसिन मैंने पढ़ाया था एंथ्रासीन में, और ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन, और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से सेकंड क्वेश्चन भी आया था, और क्वेश्चन नंबर 41 भी बढ़ा, यानी कि 2 क्वेश्चन चले गए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से। पूरी वीडियो एक फुल एनालिसिस करेगी। व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ द कीटोन विद एसियन। एसीटोन से क्वेश्चन आ गया, और एसीटोन से क्वेश्चन का मतलब हो गया 42 का, अब आपका ए हो गया है 42 का ए। तो आंसर तो बाद में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया। ये साइनोहाइड्रिन, यानी कि मैं इसे एल्डिहाइड कीटोन में ले जाता हूँ, और एल्डिहाइड कीटोन में क्वेश्चन नंबर 42 डाले दे रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन में क्वेश्चन नंबर 42 डाले दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 42 हो गया, 42 में का 42, ठीक है। मतलब 42 में का 42 नहीं, मतलब इसे एल्डिहाइड कीटोन में ले जाता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन में ले जाता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय दो। तो व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ द कीटोन भी, जिसको हमने एल्डिहाइड कीटोन में डाला है 42 क्वेश्चन को। और इसके बाद चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ पर, और ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ वन ऑफ द लेंथ एंड वाइड, यानी कि DF ब्लॉक से अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ तो DF ब्लॉक से 43 क्वेश्चन, यानी कि इसको मैं 43 क्वेश्चन अब तक DF ब्लॉक से पूरे 3 हो चुके हैं। और देखिए आज वो एनालिसिस जो जिसका आपको था इंतज़ार, वो मैं पूरी कर रहा हूँ। और ये आ गया आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन और बढ़ा, यानी कि 44th क्वेश्चन जो है वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से बढ़ा हुआ। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन नंबर 44, तो अब तक 44 क्वेश्चन, यानी टोटल 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3
ध्यान दीजिए 3 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। किससे? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से। इसके बाद बढ़ लेते हैं 45 पर, इन द आर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, द ट्राइगोनल BO3 3 नेगेटिव यूनिट्स आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू। तो अब अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो मैं तो फिलहाल इसे ले जाऊंगा पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक से 44th, यानी कि यहाँ पर मैं पी ब्लॉक लिख लेता हूँ, और पी ब्लॉक से मैं नोट कर पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहाँ से? पी ब्लॉक से नोट करिए। वैसे तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ना करिए, पी ब्लॉक से नोट करिए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीज़न मानिए, ये कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है ये एक्चुअली में आप नोट कर पाए ट्रांस, है ना। ये अगर आप याद होना चाहिए तो ट्रांस इफेक्ट से क्वेश्चन है, और ट्रांस इफेक्ट जो है कोऑर्डिनेशन में चला जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मैंने नोट कर रखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 46 क्वेश्चन मैं नोट कर गया। यानी कि अगर यहाँ पर 46 क्वेश्चन आ गया और साथ ही साथ 40वां क्वेश्चन भी आ गया इसमें, तो 2 क्वेश्चन तो हमें यहाँ से मिल गए हैं। किससे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। इन द हाफ लाइफ ये चला गया आपका 47 केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स से भी अब तक क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। 47 पर आ जाइए और नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं इसी वीडियो को पूरा। यानी कि ये देखिए कितना बढ़िया, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कार्बोक्सिलिक एसिड से गया है भाई साहब, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लिक्विड अमोनिया सल्फानिक एसिड बिहेव्स एज, ये भी मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, अगर इनको नोट कर पा रहा है तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इसको ले जाऊं एसिड बेस से तब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस जो पॉइंट है वो से मैं वहाँ ले जाता हूँ, यानी कि 49th क्वेश्चन में एसिड बेस से ले जाता हूँ इसको। एसिड बेस और आयनिक इक्विलिब्रियम में ले जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में ले जाइए। हालांकि सल्फानिक एसिड, सल्फेमिक एसिड पूछा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। इन लिक्विड अमोनिया सल्फेमिक एसिड बिहेव एज, यानी कि आपको मैं अगर याद दिला पाऊँ तो यहाँ पर सॉल्वेंट के इफेक्ट पर क्वेश्चन है कि अमोनिया किसकी तरह बिहेव करता है ना। तो इससे जोड़िए इस क्वेश्चन को। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का तो नहीं मानिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रखिए इसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखिए और रिएजेंट के इफेक्ट पर ले जाइए। तो 49 को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जोड़ दीजिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने कहाँ लिखा हुआ? देखिए ये लिखा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, पी ब्लॉक एल्डिहाइड कीटोन आयनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसे मैं 49 को भी जोड़े दे रहा हूँ इसी में ले जा करके। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करो इसे और कार्बोक्सिलिक एसिड में जोड़ो। और इसके बाद आ जाइए कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन इक्वल टू सेलेक्ट हाईली बॉइलिंग पॉइंट। ये आप चले आइए, इसको हम लोग एस ब्लॉक में ले जाते हैं और एस ब्लॉक में पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट एंड यूरिया एंड सो ऑन। तो कंसंट्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन आर इक्वल, सेलेक्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, इसे हम लोग एक्चुअल में इसे हम सॉल्यूशन चैप्टर से जोड़ें तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सॉल्यूशन से जोड़िए, सॉल्यूशन से 50वां क्वेश्चन कर दीजिए। तो यहाँ सॉल्यूशन पे है क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर पर डिपेंडेंट कर रहा है, जहाँ आई की वैल्यू होगी तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन चैप्टर से इसको डिस्कशन में ले जाऊँगा। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन रही है और आप नोट करते जा रहे होंगे। ये भी अब आपका ये भी आ गया, द एनोडिक ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक्चुअल में H2SO4 50% बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट हाई करंट डेंसिटी गिव्स, ये क्या बनेगा? तो एक्चुअल में H2SO4 की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो मैं इसे H2SO4 की प्रिपरेशन का मतलब इसे पी ब्लॉक में ले जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में भी ला सकते हो, लेकिन बेटर यही कि आप इसे पी ब्लॉक में यूज़ करिए। क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51। आज की ये वीडियो पूरी एनालिसिस पर आधारित है और ये वीडियो ऐसी वीडियो है जो आपके जीवन में ये ज़रूर परिवर्तन लाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है 52, यानी केमिकल बॉन्डिंग का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था और अभी आपने देख लिया कि केमिकल बॉन्डिंग से भी आपको क्वेश्चन नंबर 52 मिल चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो ऐसी वीडियो की लोगों को तलाश रहती है और
और मैं वही वीडियो आपको देने की आज कोशिश कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ये क्वेश्चन झारखंड में भी इस बार आया था, झारखंड के एग्जामिनेशन में भी ये था और ये क्वेश्चन भी आपका केमिकल बॉन्डिंग से चला गया, यानी कि 53 क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग से है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करो तो मैं तो इसे केमिकल बॉन्डिंग में ले जाऊंगा फिलहाल। अगर चाहो तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्किन में भी, एल्किन एल्काइन इनको पढ़िए आप, इनमें ले जा सकते हो एल्काइन में। ये सॉलिड से आया। 54th क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था और इजी क्वेश्चन भी था और ये सॉलिड स्टेट से था, तो सॉलिड से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं था, तो सॉलिड से 54th क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद चलिए इसके बाद चल लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, यानी कि हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड, यानी 50 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से अभी तक एक क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन 55 नंबर का और बढ़ गया है। बैट डाई से भी एक क्वेश्चन देखिए बढ़ गया, ये हेट्रो से क्वेश्चन मान लीजिए, इसे आप हेट्रो से मानिए और इस क्वेश्चन को डाई से ले जाने दीजिए, तो कलर और डाई से, तो डाई में भी मैंने एक क्वेश्चन आपका बढ़ा दिया, 56 बढ़ा दिया और हेट्रो में भी 55 आपका बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका डिपेंडेंट है पूरा। देखिए ये आई से I3 नेगेटिव बनाया है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है VI इन ABC। तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर बॉन्डिंग को अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कहाँ पर बॉन्डिंग का इफेक्ट है, तो इसको मेरे हिसाब से इसको आप केमिकल बॉन्डिंग में और रिएक्शन मैकेनिज्म से जोड़िए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ले जाऊँगा मैं इसे, हालांकि बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज़ समझाई जाती है, लेकिन बेटर है कि कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, इस बात का आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ द VI, ठीक है, न्यू आई इन द ABC। तो आप मेरे हिसाब से यही रखिए कि 57 को आप लोग केमिकल बॉन्डिंग से भी जोड़ सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म से भी जोड़ सकते हो। फिलहाल इसे रिएक्शन मैकेनिज्म में मुझे लगता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से जोड़िए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए परफेक्टनेस आनी चाहिए। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ये एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक फिनॉल से जोड़िए। तो ये फिनॉल में चले आइए, एरोमेटिक का ही है, फिनॉल में 58 एल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन मान सकते हो, तो फिनॉल में 58th क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कौन ज़्यादा एसिडिक है, इसे रिएक्शन मैकेनिज्म में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर टॉपिक से है तो फिनॉल में ले जाइए, इसको आप DF ब्लॉक में लाइए। 59th क्वेश्चन को आप DF ब्लॉक में लाइए, तो 59th क्वेश्चन भी DF ब्लॉक में चला गया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन से गया, 60 क्वेश्चन सॉल्यूशन से गया, ये सॉल्यूशन में चले जाइए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्यूशन में जाइए, तो सॉल्यूशन मैंने नोट कर रहा है, ये 60 हो गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द हेलोफॉर्म रिएक्शन, अब ये किससे कौन सा एलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये टेस्ट जो डिस्टिंग्विश का रहता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट पर आ जाइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एल्डोफॉर्म टेस्ट ये अधिकतर हम हेलोफॉर्म में भी पढ़ते हैं और ये एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ते हैं, इसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलर ले लेता हूँ। और नेम रिएक्शंस में हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर देखता हूँ तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नेम रिएक्शन में भी आती है, तो पर्टिकुलर मैं ये कह सकता हूँ कि ये नेम रिएक्शन का है और एल्डिहाइड कीटोन में इसे मैं रखे दे रहा हूँ, इस समय एल्डिहाइड कीटोन पर रखे दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 61 एल्डिहाइड कीटोन में ले जा करके रख देता हूँ कि कौन से एल्डिहाइड कीटोन जो है, क्योंकि मेनली एग्जांपल्स में एल्डिहाइड कीटोन के दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने एल्डिहाइड कीटोन में, अदरवाइज हेलोएल्केन हेरोएरिन में भी इसको ले जा सकता था उनकी प्रिपरेशन में। इसके बाद आइए नेक्स्ट, मैजिक नंबर, ये रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन, ये 62 जो है वो क्वेश्चन नंबर रेडियो एक्टिविटी से है, रेडियो एक्टिविटी से। अब रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन नंबर आपका आया 62, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन द 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी हेट्रोसाइक्लिक से हो गया क्वेश्चन, और हेट्रोसाइक्लिक में क्वेश्चन नंबर 39 था, 55 था और 63rd, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर चलेगा। तो आज आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। ये डाई, ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो था ये DF ब्लॉक का क्वेश्चन था और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो 64 को मैं कोऑर्डिनेशन में ले जाऊँगा, 64th को मैं कोऑर्डिनेशन में ले जाऊँगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से ही इसका आंसर संभव भी है।
इसके बाद आइए अमंग द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया विच वन इज़ इनकरेक्ट। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग लिखना मेरे लिए उचित रहेगा। तो 65 में केमिकल बॉन्डिंग डालता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग से भी अभी क्वेश्चन बढ़ गया 65, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक केमिकल बॉन्डिंग से। आगे चलिए, क्वेश्चन भी आपको पता लग रहा है ये थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन और बढ़ रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका आ गया यहाँ पर 66। तो एक तो 36 भी था, 66 भी था, 20, 19, 3 बहुत हो गए। थर्मोडायनेमिक्स फुल आ रही है, मान के चलिए बहुत ज़्यादा कवरेज कर रही है। और ये क्वेश्चन भी आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि स्टेबिलिटी यानी ये भी कोऑर्डिनेशन से चला गया, तो कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन नंबर 67 भी बढ़ गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल एनालिसिस आपके सामने, फुल एनालिसिस आपके सामने, बिल्कुल ओपन एनालिसिस चल रही है। ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन से है, तो इसको 68 वाले को मैं सॉल्यूशन में डाल देता हूँ। 68 वाले सॉल्यूशन से अब तक 3 क्वेश्चन बने। अभी अगली वीडियो जो बनेगी वो इसी की फुल एनालिसिस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो में एनालिसिस कर दूंगा पूरी। द मोस्ट बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट पर आ गया, कंसंट्रेट सेम टेम्परेचर। मोनो बेसिक एसिड हैज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप इसे सॉल्यूशन से ही मानिए, बेटर रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में ही हम लोग ये इस टाइप के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसे आप जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा है, और अल्फा हम लोग अधिकतर इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन दोनों में पढ़ते हैं, तो मैं फ़िलहाल इसे इक्विलिब्रियम में ले जाऊँगा। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर को अलग से नोट करना पड़ेगा मुझे, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम से मैं 69th क्वेश्चन को रखूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटेलो एंजाइम पूछा गया। मैंने बोला ना एंजाइम से पर्टिकुलर क्वेश्चन एक ऑलरेडी पहले आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन भी एंजाइम से आ गया। तो एंजाइम से एक 14वां क्वेश्चन था, देखिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ, 14वां भी था और 70वां क्वेश्चन भी था। तो इस तरीके से ऐसी एनालिसिस आपको आज तक किसी ने नहीं की है जो मैं आपको करने के दिखा रहा हूँ। ये एंजाइम से है, ऐसी एनालिसिस यूट्यूब पर आज तक नहीं हुई जो आपको दिखाई जा रही है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये फेज़ रूल से क्वेश्चन आ गया। देखिए 71 क्वेश्चन किससे था, फेज़ रूल से था। फेज़ रूल से जो था वो 71 क्वेश्चन था। केवल एक क्वेश्चन फेज़ रूल का मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यानी किस चैप्टर को कितना पढ़ना चाहिए ये भी हमें यहाँ पर पता लग रहा है। 72वां अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट सीलेन। सीलेन को अगर मैं देखता हूँ तो ये पी ब्लॉक में चला जाता है, तो 72 क्वेश्चन को हम लोग पी ब्लॉक में काउंट कर लेते हैं, 72 को पी ब्लॉक में काउंट करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद, ये कार्बोहाइड्रेट से 73 क्वेश्चन चला गया। तो यानी अगर मैं कार्बोहाइड्रेट नोट कर पा रहा हूँ, मैंने नोट किया था कार्बोहाइड्रेट से अब तक 2 क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नंबर 73 भी इसमें ऐड हो चुका है। और ये क्वेश्चन बहुत आता भी, कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के, इन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पहले एक बार एनालिसिस हो जाने दीजिए पूरी। इफ़ द गोल्ड नंबर ऑफ द, ये कोलाइडल सोल्यूशन से अभी तक एक क्वेश्चन था, फिर एक कोलाइडल से बढ़ गया, यानी 32वां क्वेश्चन था। 74वां क्वेश्चन भी इसी का है। द फर्स्ट यूज फिनाइल आइसोसाइनेट ऑफ द पेप्टाइड, ये आपकी प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, तो यानी कि 75 को मैं कार्बोहाइड्रेट में काउंट कर लेता हूँ, 75 को कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो चाहो तो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइड का मतलब वही सिंपल, मैं इसे ले जाऊंगा कहाँ, प्रोटीन में, और प्रोटीन का मतलब हो गया कि कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो यहाँ इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद द ब्रोमीन इन द एक्वस सॉल्यूशन गिव्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अभी मैंने नोट भी किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी में इसको ले जाता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड भाई कहाँ नोट किया था, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने 76 वाला क्वेश्चन भी ले जाता हूँ, ठीक है। तो इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द एक्वस सॉल्यूशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, तो पढ़िएगा इसे। इसके बाद आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल पॉसिबिलिटी, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। तो 77 को भी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में ले जाता हूँ, 77 को भी रिएक्शन मैकेनिज्म में काउंट करूँगा। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म 10 क्वेश्चन कम से कम लेकर के आती है, अभी अब तो एंड हुआ नहीं है। द क्रोमेट, ये आपका डी ब्लॉक का है, क्रोमेट आर ऑक्सीडाइज वाइल मॉडि, ठीक है। 78 को डी ब्लॉक में डाल देता हूँ, 78 को डी ब्लॉक में मैंने डाल दिया है।
अब आपको पूरी एनालिसिस यहाँ पर पता लगती चली जाएगी। इसके बाद देखिए ये आ गया आपका क्लोरीन NaOH, ये NaOH का है एक्चुअली में, चाहे तो क्लोरीन का मान लो चाहे NaOH का मान लो। क्लोरीन से है तो चलो इसे P ब्लॉक में डाल देते हैं, 79 को भी मैं P ब्लॉक में डालता हूँ क्लोरीन का मानते हुए। और ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हर कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ भी जानिए। 79 के बाद चले आइए, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन था 80, और 80 क्वेश्चन को मैं फोटो केमिस्ट्री में रखता हूँ। तो अब तक फोटो केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरी जो पोस्टमार्टम की वीडियो उसको ज़रूर देखिएगा, और वहाँ पर ये फुल एनालिसिस बताएगी कि आपको कितने क्वेश्चंस थे। ये रिएक्शन जो आपकी दिखाई गई है टॉलिन वाली, और ये आपको एल्डिहाइड की रिएक्शन है, और इसे मैं एल्डिहाइड कीटोन में 81 को मैं एल्डिहाइड कीटोन में डालता हूँ 81। तो एल्डिहाइड कीटोन से अब तक 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन गए एल्डिहाइड कीटोन से। बहुत ही इम्पोर्टेंट जा रहे हैं कुछ टॉपिक, कौन से कितने चैप्टर कितने क्वेश्चंस देंगे ये ज़रूर पता लग जाएगा कि विच कार्बेनाइन इज़ मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। ये रिएक्शन मैकेनिज्म से 82 क्वेश्चन भी चला गया, रिएक्शन मैकेनिज्म से ही चला गया 82 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस करिए आप इन द कोऑर्डिनेशन नंबर द ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से गया, थोड़ा सा इन्होंने घुमाया क्वेश्चन को, ट्विस्ट किया है यहाँ पर 83rd को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सिर्फ ज्योमेट्री पूछ ली गई जो अक्सर बताई जाती है ना। चलिए, सेलेक्ट द क्रिस्टल सिस्टम विच हैज़ नो सिमेट्री, सॉलिड स्टेट से चला गया। 84th क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से चला गया, तो ये सॉलिड स्टेट से भी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। फेंटन्स रिएजेंट की बात कर देता हूँ, और फेंटन्स रिएजेंट तो ये पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज़ होता है। तो मैं 85 को करता हूँ, 85 का कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को 85th क्वेश्चन को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाता हूँ। यहाँ पर देखिए टेस्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे, इसे मैं ले जाता हूँ आपका कोऑर्डिनेशन में। तो 86 वाला क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन में चला गया। देखिए कोऑर्डिनेशन जब बहुत कस के क्वेश्चन दे रही है यहाँ पर, यानी अगर पेपर टफ बनाना है तो पेपर बनेगा कहाँ से, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से कार्नोट साइकिल। थर्मोडायनेमिक्स में भी 87, सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर चोट हुई है। ये बात ध्यान अब समझ में ज़रूर आ रही है यहाँ से। यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म में चले आइए, NaCl NaNO3 रिएक्ट विद लिक्विड N2O4। फिलहाल तो ये P ब्लॉक का है, आप इसे P ब्लॉक में काउंट करिए, और उसका रिएजेंट भी आपको पता लग जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसे P ब्लॉक में ही रखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप P ब्लॉक में ही बेटर रहेगा, इसकी जो सुरक्षा है वहीं रहेगी। ये सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको मिल रहा है 89th क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से है। 19th क्वेश्चन केमिकल, ये आपका आ गया, फिर गैसियस स्टेट से आ गया, गैसियस स्टेट से आ गया है 90th क्वेश्चन। तो गैसियस स्टेट से ये हो गया आपका 90, यानी क्वेश्चन अब तक 1 2 3 4 हो चुके हैं गैस स्टेट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रही वीडियो, ये नोट करेंगे आप। कैलोमल इलेक्ट्रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये अब आपका जो लोग कहते थे ना कि सर ये सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैलोमल इलेक्ट्रोड अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो यानी ये हम लोग डी ब्लॉक में चले जाएं तो उसके कंपाउंड पढ़ने पड़ेंगे, मरकरी Hg2Cl2 और HgCl2 दोनों पढ़ने चाहिए। तो डी ब्लॉक में क्वेश्चन नंबर 91 को भी डाल सकते हो आप। फोरोन, अगर मैं फोरोन की बात करता हूँ तो फोरोन को अगर आप ले जाना चाहते तो हार्मोन में ले जाइए, फोरोन को हार्मोन में ले जाइए, और हार्मोन को मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ले जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं फोरोन को हार्मोन अलग से बोले दे रहा हूँ, तो हार्मोन में आप इसे ले जा सकते हो फोरोन को, और वहीं पर पढ़ सकते हो। फोटो केमिस्ट्री में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे हार्मोन में ही यूज़ करूँगा 92 क्वेश्चन को। और नीचे ये रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ना, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 RE। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर से क्वाड्रल में फिलहाल R2Cl2 नेगेटिव, इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 93rd को पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ले आइए, 93rd। ठीक है, तो ये पन्ना मेरा भर गया है, पन्ना पलट लेता हूँ, और इसी तरीके से पूरी एनालिसिस भी बनाऊंगा। आपकी अगली वीडियो एनालिसिस पर बनेगी, ये ध्यान दीजिएगा, पूरी एनालिसिस पर वीडियो रहेगी, तो क्वेश्चन बढ़ाने में आसानी भी रहेगी मुझे। और अगर आप साथ रहेंगे तो फिर उम्मीद है कि आपको हर भरपूर आनंद भी आएगा।
तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसे रिएक्शन मैकेनिज्म में ले जाता हूँ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जोड़े दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 94 क्वेश्चन मुझे जैसा कि समझ में आ रहा हो, दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रो से है 94, यहाँ पर इलेक्ट्रो लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख देता हूँ, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स लिख देता हूँ, थर्मो। तो यानी कि 94th क्वेश्चन को मैं थर्मो में ले जा 95 को थर्मो में ले जाता हूँ। बहुत बम्पर आई है थर्मोडायनेमिक्स। और 94th क्वेश्चन को इलेक्ट्रो में ले जाता हूँ। तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मैंने नोट कर रखा है, ये है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 94th में ले जाता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिल्कुल 100% ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आज वो रिसर्च जो इसका था आपको इंतज़ार, वो मैंने करके आपको दिखाई है। द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये टू द रेट एंजाइम, यानी कि ये कैटालिसिस से क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन कैटालिसिस में चला गया, यानी 2 क्वेश्चन हो गए कैटालिसिस से भाई साहब। ये पूरी रिसर्च वो है जो पेपर आपका ब्रेक करके ये रिएक्शन मैकेनिज्म पे चला गया। क्वेश्चन 97 रिएक्शन, मैंने हमेशा 10 क्वेश्चन बोलता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म से। आज ये सिद्ध हो जाएगा कि अनुसर झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। ये बात भी आज सिद्ध हो जाएगी कि हम सच हैं या झूठे हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द ईएन रूल, तो यानी कि ये क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन में गया। और 98 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन ने बम्पर भरपा मतलब जो है इसके अंदर भरपूर क्वेश्चन डाले हैं कोऑर्डिनेशन ने, ये भी समझिएगा। 99 पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल लेसर प्रेशर ऑफ ए रियल गैस, यानी 99 को गैस स्टेट में ले जाइए, 99 को भी गैस में ले जाइए, 100 को एरोमेटिक में ले जाइए, 100 क्वेश्चन को एरोमेटिक में ले जाइए। दीवार स्ट्रक्चर क्या घुमा के क्वेश्चन पूछा था यार, ये समझ में आया था कि दीवार अगर नहीं पता है भाई साहब तो फिर आप नाम नहीं बना सकते थे। दीवार स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता था तो नाम आप नहीं बना सकते थे। ये हेक्साडाइइन था, है ना, हेक्साडाइइन आपको पता होना चाहिए। हेक्साडाइइन इस तरीके से था, ये था, ये था। तो अब आपने नोट कर पाए होंगे, इधर 1 2 1 2 बीच में 0, बाईसाइक्लो भी है और हेक्सा भी है, डाइइन भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था 100 वाला, और एरोमेटिक से था। 101 द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस रिस्पेक्टिवली, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन का क्वेश्चन मान लीजिए, चाहे एनओएच का मान लीजिए, मैं इसे पी ब्लॉक में डाले दे रहा हूँ क्लोरीन का मान करके। 101 क्वेश्चन को क्लोरीन का मान करके मैं पी ब्लॉक में कर रहा हूँ। उसके बाद डीएफ ब्लॉक में फिर एक क्वेश्चन बढ़ने जा रहा है। डीएफ ब्लॉक में 102 क्वेश्चन जो है डीएफ ब्लॉक में जाएगा। 102 क्वेश्चन डीएफ ब्लॉक में जा रहा है। यानी कि अगर मैं अब आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, किन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, पढ़ना तो सभी है लेकिन फिर भी किस पे ज़्यादा पढ़ेंगे। विच कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग स्टेबल, ये साफ प्रिंसिपल पे पूछा गया, और साफ प्रिंसिपल हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कंसेप्ट पर आता है। तो इस क्वेश्चन को मैं लाऊंगा। 103 वाले क्वेश्चन को ले गया मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, जिसमें एसिड बेस कंसेप्ट चलता है। और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जरा पेन थोड़ा सा, हाँ जी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 104 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ही हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स का हो गया। तो 104 क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ रहिए। 104 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद चलिए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो आपको दिखाई दे रहा है रिएक्शन, ये सामने जो रिएक्शन दिखाई दे रही है ये रिएक्शन आपकी कीटोन एल्डिहाइड की, यानी 105वें क्वेश्चन को एल्डिहाइड कीटोन से मैं जोड़ूंगा। तो 105वें क्वेश्चन को एल्डिहाइड कीटोन से जोड़ दिया मैंने अब तक। इसके आगे चलिए, इसके आगे चल लेते हैं। 106 क्वेश्चन हो गए। 106 को भी मैं जोड़ रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। लग रहा है पूरा पेपर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ज़्यादा दे दी गई है। ये भी कोऑर्डिनेशन का है और कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया चैप्टर, यानी इस पर मुझे बहुत समय देना पड़ेगा। इसके बाद ये भी आ जाइए कोऑर्डिनेशन से। 107वां क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन में चला गया। बम्पर भरमार है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन ने हिला दी थी केमिस्ट्री इस पर। तो यहाँ पर आइए, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से केवल एक क्वेश्चन आपको अभी तक दिखाई दिया, और वो भी टिपिकल क्वेश्चन में था भाई साहब। 108वां क्वेश्चन जो था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से था।
और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने 3s ऑर्बिटल का बताया भी था कि 2 नोड बनेंगे, और जब 2 नोड बनेंगे तो 2 ज्वाइंट पर करे यानी कि कटिंग होनी चाहिए थी, वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर आ जाइए, ये आपका पी ब्लॉक से 109 क्वेश्चन, 109वां क्वेश्चन जो है ये भी पी ब्लॉक से चला गया। फुल एनालिसिस आपकी अगली वीडियो बनने वाली है। तो इंडिकेट द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में चला गया। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से 110, जिन टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। अगली वीडियो में ज़रूर ये एनालिसिस हो जाएगी कि आखिरकार कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हीट कैपेसिटी या डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल से रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी, इसे एक्चुअल में तो आप गैसेस स्टेट में ही लाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और गैसेस स्टेट में 111वां क्वेश्चन भी चला गया। इसके बाद चले आइए, और हमारे 125 क्वेश्चन तक की सीरीज़ है, पूरी बताऊंगा आपको। ये विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो डाइयल-सेल्डर रिएक्शन, तो ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जाना चाहिए। डाइयल-सेल्डर रिएक्शन हेट्रोसाइक्लिक में ही है, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्वेश्चन नंबर 39 था, 55 था, 63 था और 112 हो गया। क्वेश्चन टोटल 1 2 3 4 हो गए हैं इसके अंदर। देखिए कौन से चैप्टर को कितना पढ़ना। एलीन, और ये एलीन ऑन रिएक्शन विद डाई सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, तो ये एक्चुअली में एल्कीन से क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ। तो 113वें क्वेश्चन को मैं हाइड्रोकार्बन में ले जाऊँ। एल्केन में एक था, और एल्कीन में भी इसको मैं ले जा रहा हूँ, तो 113 को मैं एल्कीन में ले गया, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नीचे वाला 114वां क्वेश्चन को फिर मैं कोऑर्डिनेशन में ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो 114वां क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन, यानी बम्पर भर दी भैया। लग रहा था कि पेपर जिसने भी बनाया था उसे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट था, फिजिकल इनऑर्गेनिक उसकी ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर देखिए 115वां क्वेश्चन भी पूरी कोऑर्डिनेशन बम पर भरी है उसने, यानी कि वो पेपर एक्सपर्ट जो था वो किसका था, वो पेपर एक्सपर्ट आपका इनऑर्गेनिक, और फिजिकल उसे ज़्यादा पसंद थी। ऑर्गेनिक में आ जाइए, तो नेम रिएक्शन में आई सिंथेसिस ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी डन बाय द, तो वुड्स रिएक्शन दिखाई दे रहा है, से एल्केन बनते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड में ले जा रहा हूँ मैं इसको। 116वां क्वेश्चन, 116वें क्वेश्चन को एरोमेटिक में ले जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो इसको फिर डी ब्लॉक में लाइए। वो जो पेपर ने जिसने बनाया वो मुझे यही लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, बिहेव्स ए हार्डर, ये ठीक है। ये एक्चुअली में मिक्सअप क्वेश्चन है, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में ले जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट से, यानी कि इसे आयनिक इक्विलिब्रियम में ले जाएं तो मुझे लगता है और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने नोट कर रखा है, इसे 117वें को भी यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ। 117वां साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सपर्ट ने फिजिकल और इनऑर्गेनिक, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बढ़ा दिया। 118वां क्वेश्चन इलेक्ट्रो से चला गया, 118वां क्वेश्चन इलेक्ट्रो से चला गया। और उसके बाद चले आइए 119वां क्वेश्चन, तो 119वां क्वेश्चन जो है वो विच पोजीशन आर वेरी रिएक्टिव इन फिनेंथ्रीन, तो ये आपका फिनेंथ्रीन आ गया है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन भी 119वां क्वेश्चन, यानी कि ये जो पेपर का लेवल है वो ये ज़रूर बता रहा है कि हमें एमएससी की किताबों को कितना देखना चाहिए। और क्वेश्चन जो थे ये एलएमसीटी एनर्जीज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जो है वो डीएफ ब्लॉक में जाएगा। तो 120 को हम डीएफ ब्लॉक में कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर 120 फुल ऑर्गेनिक, मतलब सॉरी डीएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, और आपका सबसे ज़्यादा फोकस थर्मोडायनेमिक्स पे गया, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स पे भरपूर गया। बाकी मैकेनिज्म तो जाता ही है, वो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन को खूब अच्छे से घुमाया। और ये क्वेश्चन जो चला गया, ये भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये और एरोमेटिक कंपाउंड का है, और एरोमेटिक कंपाउंड में 121वां क्वेश्चन मैं जोड़ूंगा, खासकर ये एनिलीन के डेरिवेटिव को माना जा सकता है। उसके बाद आ जाइए, ये थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो 122वें पर मैं थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ देता हूँ, तो 122वें क्वेश्चन को थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये क्वेश्चन जो है वो फोटो केमिस्ट्री से है, साफ दिखाई दे रहा है। 123वां क्वेश्चन फोटो केमिस्ट्री से चला गया। और उसके बाद ये 124वां क्वेश्चन जो है वो पी ब्लॉक, और 25वां क्वेश्चन जो है वो ये भी पी ब्लॉक से ही है। तो NCH3 NI
वो सिंपल दोनों पी ब्लॉक से हैं, तो 124 125वां क्वेश्चन पी ब्लॉक पर ले जाता हूँ। 124 और 125, तो अब आपने नोट कर पाया होगा कि आखिरकार पेपर की एनालिसिस क्या होनी चाहिए। 125 में क्वेश्चन थे, अभी पेपर यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। अभी आपको ये पॉइंट्स रहते हैं, सब आप जानते ही हैं पेपर जो लोग दिए हुए हैं। तो अब मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इस वीडियो में कितने किस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे इसकी पूरी एनालिसिस अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा। यानी कि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपने भी नोट कर पाया होगा कि आखिरकार कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से बने। अगर ये थ्योरी आपको समझ में आती है तो आज आपको फुल एनालिसिस मैं चैप्टर वाइज 2 हिस्सों में कर रहा हूँ। पहली वीडियो ये और अगली का इंतजार करिए।